जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारा पर्यावरण अध्ययन का रिवीजन चल रहा है और एमपी टेट वर्ग 3 की परीक्षा की जो डेट है वो 26 सितंबर है, यानी कि अब घड़ी है आपकी रिवीजन की। ठीक है, अभी तक आप अध्ययन करते रहे, अब आप पूरा रिवीजन करें एक तरफ से, और मैं निरंतर आपका रिवीजन करवाने में आपका मदद कर रहा हूँ। और रिवीजन करने के लिए और टेस्ट सीरीज लगाने के लिए और किस प्रकार से आपका पेपर आएगा वो मॉडल पेपर लगाने के लिए दोस्तों आप परीक्षा ऐप से टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं। ठीक है, परीक्षा ऐप आपको डाउनलोड करना है और यहाँ पर मॉडल पेपर उपलब्ध हैं, तो टेस्ट सीरीज यहाँ से खरीदें। दोस्तों, आपको यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज मिलती है उसका 40% ऑफ मिलेगा अगर आप कूपन कोड सेल्फ SC40 यूज करते हैं तो। ठीक है, तो सभी लोगों को वीडियो को लाइक करना है और परीक्षा ऐप डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज जरूर लगा देना है, रिवीजन कर लेना है। ठीक है, अपनी परीक्षा की जो तारीख है वो निकट आती जा रही है और वीडियो को सभी लोग लाइक और शेयर अवश्य करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सभी लोग तैयार हैं आज के वीडियो के लिए? तो आज का आपका सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों कि जैविक पर्यावरण में शामिल है तो क्या शामिल है। 4 विकल्प आपको बताना है, 4 में से चयन करना है, 4 विकल्प में से एक का उत्तर। जैविक पर्यावरण में क्या शामिल है? उपभोक्ता शामिल है, उत्पादक शामिल है, अपघटक शामिल है या फिर उपरोक्त सभी। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों कि जैविक पर्यावरण और अजैविक पर्यावरण आपने पढ़े होंगे। ठीक है, जैविक पर्यावरण के अंतर्गत जीव जंतु है ना, जिनमें जान होती है, जो जीवन जीते हैं, वो जैविक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। जो और अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत जिनमें जान नहीं है, अर्थात भौतिक जो पदार्थ होते हैं, वो अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। और आपको पता है कि उपभोक्ता, अपघटक और उत्पादक है ना, ये सभी क्या हैं, क्या होते हैं, ये जैविक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। यानी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, जैविक पर्यावरण के अंतर्गत उपभोक्ता, उत्पादक और अपघटक, ठीक है, ये सभी आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। कृषि को प्रभावित करने वाला दोस्तों, आपको पता है कि कृषकों का देश कहा जाता है फ्रांस को। फ्रांस को क्या कहा जाता है? किसानों का देश कहा जाता है, आपको पता होगा। और दोस्तों, कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व आपको बताना है कौन सा है। 4 विकल्प हैं, पवन, तापमान, वर्षा या फिर आर्द्रता। तो प्रश्न क्रमांक 2 में आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वर्षा, है ना। वर्षा दोस्तों, आपको पता है कि जल का प्रमुख स्रोत माना जाता है वर्षा, और एक कृषि को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण तत्व होता है, तो आपको याद रख लेना है। और दोस्तों, आपने वायुमंडल पढ़ा है और वायुमंडल में मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो किस में होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। ये सभी लोगों को पता है, वायु है ना मंडल के क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। और यहाँ पर आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही होगा। पर्यावरण एक स्रोत है दोस्तों, काय का स्रोत है? अधिगम का स्रोत है, औषधि का स्रोत है, वो ऊर्जा का स्रोत है या फिर सभी का स्रोत है? पर्यावरण किसका स्रोत माना जाता है? प्रश्न क्रमांक 3 में हमें उत्तर बताना है। और 3 का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? सभी का। अधिगम का स्रोत भी है, औषधि का स्रोत भी है और ऊर्जा का भी स्रोत है। कौन? पर्यावरण। ठीक है, तो पर्यावरण के बारे में आपको अच्छे से याद करते जाना है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 से विश्व पर्यावरण दिवस मनाना चालू हुआ। ठीक है, अधिगम भी पर्यावरण का स्रोत है, औषधि भी है, ऊर्जा भी है, यानी कि जो आपका डी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्न में से किसे अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता। अब दोस्तों, छोटी छोटी गलतियां हमें नहीं करना है। नहीं माना जाता और माना जाता, है ना, यहां पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पौधे को नहीं माना जाता, वायु को नहीं माना जाता, पानी को नहीं माना जाता या फिर मिट्टी को नहीं माना जाता। किसको अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता? आपको जैविक और अजैविक में तो अंतर आपको पता है कि जैविक कौन होते हैं, अजैविक कौन होते हैं। ठीक है, तो आपको पता है दोस्तों, वायु अजैविक है, मिट्टी अजैविक है, पानी भी अजैविक है, लेकिन जो पौधे हैं ये जैविक के अंतर्गत आते हैं। यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए नंबर। ठीक है, ए नंबर आपका सही हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन है पेड़ों की कटाई घटाती है, तो क्या घटाती है दोस्तों? पेड़ों की जो कटाई है वो क्या घटाती है? मृदा अपरदन को घटाती है, वर्षा को घटाती है, भूस्खलन को घटाती है, या केवल बा? किसको घटाती है पेड़ों की कटाई? तो आपको पता है दोस्तों कि पेड़ों की कटाई से मृदा अपरदन नहीं घटता है ना, पेड़ों के लगाने से मृदा अपरदन घटता है, पेड़ों के लगाने से भूस्खलन घटता है ना। और आपका सही आंसर क्या होगा यहां पर? उत्तर बताएं। 4 विकल्प हैं और अधिकांश लोगों ने बी बता दिया और कुछ लोग डी बता रहे हैं। अब देखो बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हैं, लेकिन यहां पर आपका उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, केवल बा, है ना, डी नंबर। थोड़ा सा अंतर समझना है, आपका वर्षा तो है ही, लेकिन केवल बा यानी कि जो डी नंबर है वो आपका जरा गौर करना है ऑप्शन पर। डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर, ठीक है, डी नंबर, केवल बा। अगला बताना है खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा, पारिस्थितिक संतुलन, जैव सांद्रण, खाद्य स्तर, या फिर जैव अपघटन। यानी कि प्रश्न क्रमांक 6 में हमें उत्तर बताना है। खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है दोस्तों, क्या कहलाती है? वो कहलाती है जैव सांद्रण। क्या कहलाती? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आईएमपी प्रश्न है। खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की जो निरंतर बढ़ती मात्रा है वो घटाती है जैव सांद्रण, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका अत्याधिक चारण का परिणाम क्या है? अत्याधिक चारण आपने देखा होगा, पशु चारण से क्या होता है? मृदा अपरदन होता है, ठीक है, और जलवायु परिवर्तन, मृदा प्रदूषण, या इनमें से कोई नहीं। तो अत्याधिक चारण का जो परिणाम है वो क्या हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 7 में? और 7 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि अगर अत्याधिक आप चारण करवाते हैं, पशु चारण होगा, यानी कि जो घास होती है, घास का अगर चारण अत्याधिक होगा, है ना, तो क्या होगा? क्या होगा? मृदा अपरदन होगा। मृदा अपरदन इसका परिणाम होता है, और सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर, वेरी गुड। अगला है पर्यावरण शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द की मूल अभिव्यक्ति है? जैविक घटक की मूल अभिव्यक्ति है, भौतिक परिवेश की मूल अभिव्यक्ति है, वातावरणीय दशाओं की मूल अभिव्यक्ति है, समस्त पारिस्थितिकी की मूल अभिव्यक्ति है। पर्यावरण शब्द किस शब्द की मूल अभिव्यक्ति है दोस्तों? और प्रश्न क्रमांक 8 में आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो क्या होगा? उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि पर्यावरण जो शब्द है वो समस्त पारिस्थितिकी की मूल अभिव्यक्ति मतलब मानी जाती है, यानी उत्तर आपका क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर डी, है ना। यहां पर पूछा गया कि पर्यावरण शब्द निम्न में से किस शब्द की मूल अभिव्यक्ति है, तो वो शब्द है समस्त पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी यानी कि जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही होगा। पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय क्या है? पर्यावरण शिक्षा से अभिप्राय बताना है। क्या अभिप्राय है? विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ डालकर व्यस्त हो जाएं, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जाए, विद्यार्थियों का मनोरंजन, या फिर विद्यार्थियों को पर्यावरण का ज्ञानबोध। इन 4 में से हमें चयन करना है। और आपको नीचे का नहीं दिख रहा, विद्यार्थी को पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, नीचे वाला जो 4 नंबर का विकल्प है वो है विद्यार्थियों को पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, 4 नंबर। और 9 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जाए, ये आपका जो है पर्यावरण का अभिप्राय होता है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर होता है विकल्प नंबर बी, ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बताना है आपको बच्चों को पर्यावरण का शिक्षण किन रूपों में दिया जाना चाहिए। तो किन रूपों में दिया जाना चाहिए? सैद्धांतिक रूप में, प्रायोगिक रूप में, आ व बा दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्रमांक अपना 10 है, पर्यावरण का शिक्षण किन रूपों में दिया जाना चाहिए बच्चों को। और आपने चयन किया है उत्तर आ और बा, सैद्धांतिक रूप में भी और प्रायोगिक रूप में भी।
यानी कि उत्तर आपका सा नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सा नंबर आपका सही होगा। पर्यावरण का शिक्षण किन रूपों में दिया जाना चाहिए? तो आ एवं बा दोनों रूपों में दिया जाना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो दोस्तों, पर्यावरण शिक्षा की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस कहां आयोजित हुई थी? पर्यावरण शिक्षा की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस कहां पर आयोजित हुई थी? तिबिलिसी में, बेलग्रेड में, भारत में या फिर पेरिस में? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। पर्यावरण शिक्षा की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस कहां पर आयोजित हुई थी, इसका उत्तर बताना है और उत्तर आपका सही हो जाएगा। कहां पर हुई थी? बेलग्रेड। बेलग्रेड कहां पर है? यूगोस्लाविया में है ना। और यहां पर पर्यावरण शिक्षा की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस आयोजित हुई थी और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आपका दोस्तों कि चक्रवात एवं भूकंप की उत्पत्ति के कारणों के लिए पर्यावरण को किस विषय से संबंधित किया जाता है? किस विषय से? भूगोल विषय से, रसायन विज्ञान से, भौतिक विज्ञान से या फिर सभी से? चक्रवात एवं भूकंप की उत्पत्ति के कारणों के लिए पर्यावरण को किस विषय से संबंधित किया जाता है? प्रश्न क्रमांक आपका 12 और 12 में 4 विकल्प हैं और 4 में आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? भौतिक विज्ञान से। भौतिक विज्ञान यानी कि जो आपका सा नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, भूकंप की उत्पत्ति के कारणों के लिए पर्यावरण को किस विषय से संबंधित किया जाता है? भौतिक विज्ञान से, ए नंबर, सी नंबर, सॉरी सी नंबर इसका। ठीक है, भौतिक विज्ञान से। अगला आपको बताना है पर्यावरण के जैविक घटकों का विस्तृत अध्ययन किस विषय में करते हैं? जैविक घटकों का। दोस्तों आपको जैविक और अजैविक घटक पता है, लेकिन जैविक घटकों का विस्तृत अध्ययन किस में करते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जीव विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में, भूगोल में या फिर इनमें से किसी में नहीं। और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? पर्यावरण के जैविक घटकों का विस्तृत अध्ययन किस विषय में करते हैं? तो वो करते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान यानी कि आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, पर्यावरण के अजैविक घटकों का करते हैं भौतिक विज्ञान में और जैविक घटकों का करते हैं जीव विज्ञान में, है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है, दोनों चीजें। ठीक है, नेक्स्ट है करेरा अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है? 4 विकल्प हैं दोस्तों। करेरा अभ्यारण्य बताना है और आपको पता है कि रानी दुर्गावती अभ्यारण्य दमोह में है। ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है। ठीक है, संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी में है और आपको बताना है कि करेरा अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तो वो किस जिले में है? उत्तर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा करेरा। करेरा कहां पर है? शिवपुरी, जहां पर माधव राष्ट्रीय उद्यान है। और एक क्वेश्चन बनता है, निम्न में से बताइए कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग माधव राष्ट्रीय उद्यान से गुजरता है? तो आपको याद रख लेना है NH3। NH3 जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग है जो माधव राष्ट्रीय उद्यान से गुजरता है और माधव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? शिवपुरी में है। ठीक है, और एक करेरा अभ्यारण्य भी कहां पर है? शिवपुरी में है। प्रथम पर्यटन नगर कौन सा है? शिवपुरी है। ठीक है, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है बोरी अभ्यारण्य। यहां पर बोरी अभ्यारण्य है, ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बोरी अभ्यारण्य बताना है दोस्तों। मैंने आपको कई बार बताया है बोरी अभ्यारण्य के बारे में। ये सिवनी में है, होशंगाबाद या फिर उमरिया में है। आपको पता होगा दोस्तों कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? उमरिया में, है ना। सिवनी छिंदवाड़ा में आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि होशंगाबाद में आपको पता है कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। बोरी आपसे पूछा गया तो बोरी ही बताना है और बोरी आपका कहां पर है? होशंगाबाद। और होशंगाबाद की जब भी बात आती है दोस्तों कि सबसे पहले मदर मिल्क बैंक खोला गया तो होशंगाबाद में खोला गया। ठीक है, होशंगाबाद में पवार खेड़ा है, पवार खेड़ा, जहां पर गेहूं का अनुसंधान केंद्र है पवार खेड़ा में। होशंगाबाद में पचमणी है, पचमणी जो कि पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है। और पचमणी में दोस्तों धूपगढ़ है। धूपगढ़ आपको पता होगा, धूपगढ़ ये 1350 मीटर है इसकी ऊंचाई और ये मध्य प्रदेश की सर्वोच्च ऊंची चोटी भी है धूपगढ़। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है यहाँ से। और अगला क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश में कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। कपास अनुसंधान केंद्र बताना है। जब तक मैं आपको बता दूं
कि अंगूर अनुसंधान केंद्र जो है वो रतलाम में है, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है, ठीक है, गन्ना अनुसंधान केंद्र नरसिंहपुर में है ना, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और अंतर्राष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का अनुसंधान केंद्र जबलपुर खमरिया में है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। और कपास अनुसंधान केंद्र आपसे पूछा गया तो आपको लगा देना खरगोन। खरगोन यानी कि जो बी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर। यहाँ पर रंगीन कपास भी मिलती है ना, खरगोन में। और अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कपास अनुसंधान केंद्र तो आपका हो गया। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र स्थित है तो कहां पर स्थित है? दोस्तों आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में बहुत सारी नदियां हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। और अमरकंटक कहां पर है? तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में है, ठीक है। एक और नदी यहां से निकलती है, उस नदी का नाम है सोन नदी। और सोन नदी पर एक बाणसागर बांध बना है। और सोन नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। अब आपसे सोयाबीन अनुसंधान केंद्र पूछा गया, और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में होता है तो वो सोयाबीन में होता है। और मैंने आपको बता ही दिया है कि सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। और आपसे पूछा जाए कि एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहां पर है तो आप लगा देना उज्जैन। एशिया का सबसे बड़ा कारखाना सोयाबीन का उज्जैन में है ना। और सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है, ठीक है। और दोस्तों रतलाम में अंगूर अनुसंधान केंद्र है। और भोपाल में आपदा प्रबंधन संस्थान है और वन प्रबंधन संस्थान भी है। वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल, वन अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में जबलपुर में है, ठीक है। इन सभी को आपको याद रख लेना। और उमरिया का तो है ही आपका, बांधवगढ़ का जो राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़, है ना, सफेद शेरों की भूमि रीवा को कहा जाता है, याद रख लेना, है ना। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के क्षेत्र का बाहुल्य कहाँ है? काली मिट्टी के क्षेत्र का बाहुल्य बताना है दोस्तों। सबसे ज्यादा काली मिट्टी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और मध्य प्रदेश में जो काली मिट्टी पाई जाती है, उस काली मिट्टी का जो काला रंग है वो लौह तत्व की अधिकता के कारण उसका काला रंग है ना। और काली मिट्टी के क्षेत्र का बाहुल्य है तो वो है दोस्तों मालवा का पठार। मालवा का पठार यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों मालवा में कौन कौन आते हैं? इंदौर, उज्जैन, राजगढ़, विदिशा, रायसेन, ये सभी क्या आते हैं? धार, झाबुआ, ये सभी मालवा का ये पठार है दोस्तों। ये मालवा के पठार के अंतर्गत आते हैं और काली मिट्टी इसी क्षेत्र में है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रख लेना है, काली मिट्टी किस क्षेत्र में है? मालवा के पठार में, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि कौन मौसम से संबंधित आपदा नहीं है? मौसम से संबंधित आपदा बताना है। इससे पहले मैंने आपको बताया था दोस्तों कि 1987 में एक क्वेश्चन पूछा गया है वेपम में कि आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी आपदा प्रबंधन संस्थान? आपका भोपाल में है। और 1987 में आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना हुई थी, ये चीज भी आपको याद रखनी है। और मौसम से संबंधित आपदा कौन सी नहीं है? सूखा है, चक्रवात है, सुनामी है, तो कौन सी नहीं है? जल्दी से बताएं। प्रश्न क्रमांक 19 का, और 19 का आपका सही होगा कि ये जो मौसम से संबंधित नहीं है तो कौन सी नहीं है? सुनामी। सुनामी यानी कि आपका जो विकल्प नंबर सी है वो सही हो जाएगा। ये मौसम से संबंधी नहीं है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर, है ना। जब धरती पर क्या आता है? भूकंप आता है। भूकंप, जब समुद्र के अंदर भूकंप आता है तो इसे सुनामी कहा जाता है, और ये मौसम से संबंधी नहीं होती, है ना। तो सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, सी नंबर लगा लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला है मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है तो अरबी भाषा से, स्पेनिश से, हिंदी से, या फिर आंग्ल भाषा से, तो किससे हुई है? प्रश्न क्रमांक 20 और 20 में मानसून शब्द की उत्पत्ति बतानी है दोस्तों। किससे हुई है? अरबी, स्पेनिश, या फिर हिंदी से। हम बोलते ना कि केरल में मानसून आ गया है ना। और मानसून शब्द की व्युत्पत्ति बतानी है दोस्तों। और मानसून सत्र, मानसून जब आते हैं और वर्षा होती है, और वर्षा ऋतु में हम के जो है कौन सी फसल बोते हैं? खरीफ फसल बोते हैं। और दोस्तों ठंड के समय में अक्टूबर नवंबर में हम रबी की फसल बोते हैं, है ना। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और ये मानसून शब्द है अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा यानी कि विकल्प नंबर 1, ठीक है।
और दोस्तों ये जो मानसून है ये अरबों साल से आ रहा है, अरबों साल से आ रहा है और बरसात करता है, इसलिए मानसून अरबों से आ रहा है, तो अरबी भाषा। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि बाणसागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है। मैंने अभी पहले भी आपको बताया है दोस्तों बाणसागर बांध के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो महानदी है ये धमतरी से निकलती है, रायपुर के धमतरी से निकलती है, और महानदी उड़ीसा का शोक इसे कहा जाता है, और उड़ीसा में जाकर इसमें एक बांध बनता है और उस बांध का नाम होता है हीराकुंड बांध, और हीराकुंड बांध मिट्टी का बना हुआ सबसे बड़ा लंबा बांध है। ठीक है, याद रख लेना। और ये महानदी उड़ीसा में बनाती है। और उड़ीसा की बात आई है दोस्तों, तो जो सबसे बड़ी तटीय झील है, लेगून झील है, वो कौन सी है? चिल्का झील है, और एक खारे पानी की भी झील है ना। और बाणसागर जो बांध है ये निर्माण होता है सोन नदी पर, सोन नदी, यानी कि बा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद रख लेना। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि दोस्तों मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। मालवा का पठार मैंने आपको बता दिया था कि ये मालवा का पठार फैला हुआ है इंदौर, धार, है ना, यहाँ पर फैला हुआ है मालवा का पठार। और सिगार, राला मंडल, सिद्ध बाबा या फिर धूपगढ़, तो ये 4 विकल्प हैं। और आपको पता है धूपगढ़ ये सतपुड़ा मैकल श्रेणी की है ना। यहाँ पर ये धूपगढ़ है, पचमढ़ी में स्थित है, और ये सर्वोच्च चोटी मध्य प्रदेश की मानी जाती है। 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। लेकिन जो सिगार है, सिगार, ये सिगार दोस्तों ये मानी जाती है मालवा के पठार की सर्वोच्च चोटी, यानी कि जो ए नंबर है वो सभी हो जाएगा। और बुंदेलखंड के पठार की सिद्ध बाबा मानी जाती है। बुंदेलखंड के पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी मानी जाती है? सिद्ध बाबा। और मालवा के पठार की सिगार। ठीक है, याद रख लेना। और एक पूछा गया था दोस्तों कौन सा? नागपुर के पठार, शायद एमपी टेट ओल्ड पेपर में पूछा गया था कि नागपुर के पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है ना। तो नागपुर के पठार की सर्वोच्च चोटी है पारसनाथ। ठीक है, पारसनाथ, ये भी आपको याद रख लेना है। तो ये पठार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे बड़ा पठार कौन सा है। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन पठार से आया था एमपी टेट वर्ग 3 ओल्ड पेपर में, है ना। तो ये चीज भी आपको याद रखनी, पठार से संबंधित भी आ सकता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में पर्यावरण न्यायालय कहां पर स्थित है। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, पर्यावरण के प्रति अगर आप अन्याय करते हो तो अन्याय के लिए एक न्यायालय स्थापित किया गया, जो कहां पर है? मध्य प्रदेश का सर्वोच्च न्यायालय है जबलपुर में। इसकी 2 खंडपीठ हैं, कहां पर? इंदौर और ग्वालियर में, है ना। इंदौर और ग्वालियर में इसकी 2 खंडपीठ हैं सर्वोच्च न्यायालय की। और दोस्तों पर्यावरण न्यायालय की जब भी बात होती है तो पर्यावरण न्यायालय कहां पर है? भोपाल। भोपाल, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरण न्यायालय कहां पर होगा? भू में होगा, भू, है ना, भू से संबंधित है पर्यावरण, तो भोपाल, भोपाल में है। और भोपाल में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, वन विहार। और आपसे कभी पूछा जाए कि सर्प उद्यान कहां पर है, तो ये सर्प उद्यान भी भोपाल में है, वन विहार राष्ट्रीय इसके अंदर है। ठीक है, तो इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मध्य प्रदेश में प्लास्टिक पार्क की स्थापना कहां की गई? प्लास्टिक पार्क, यानी कि विकल्प नंबर प्रश्न क्रमांक 24। और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, रायसेन में की गई, सागर में की गई, भोपाल या फिर इंदौर में की गई। प्लास्टिक पार्क यानी कि 24, और 24 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा रायसेन, है ना। गिन्नौरगढ़ का किला है रायसेन में, ये चीज भी याद रखनी है। और दोस्तों ये जो है प्लास्टिक पार्क की स्थापना भी हुई है, वो कहां पर हुई है? रायसेन में है। ठीक है, रायसेन। ठीक है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, रायसेन में प्लास्टिक पार्क की स्थापना की गई। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मध्य प्रदेश का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान कहां खोला गया? बहुत ही बढ़िया प्रश्न। आपदा के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि जो आपदा प्रबंधन संस्थान, ये पूछा भी गया है दोस्तों, है ना। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है आपदा प्रबंधन संस्थान, और ये पूछा भी गया कि आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब हुई। तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि 1987 में इसकी स्थापना हुई। और आपदा प्रबंधन संस्थान खोला गया तो कहां खोला गया? भोपाल। भोपाल, यानी कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी। ठीक है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले को आम जिला घोषित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आम जिला, आम जिला आपको बताना है। आम फसल की अधिकता के कारण इस जिले को आम जिला कहा गया। अब दूसरा क्वेश्चन एक बनता है दोस्तों, आंवला जिला किसे कहा गया? तो आंवला जिला आपको पता है, आंवला जिला कहा जाता है पन्ना को, है ना, पन्ना को कहा जाता है। और आम जिला कहा जाता है किसे?
जबलपुर को, जबलपुर यानी कि जो आ नंबर है वो बिल्कुल सही होगा। जबलपुर को आम जिला, पन्ना को आंवला जिला और महुआ वर्ष पूछा जाता है। महुआ वर्ष किस वर्ष में मनाया गया है ना, तो महुआ वर्ष 2011 में महुआ वर्ष मनाया गया दोस्तों, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और आम जिला जबलपुर, आंवला जिला पन्ना, ठीक है। और जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, वन अनुसंधान केंद्र है, धुआंधार जलप्रपात भी यहीं पर है, यहीं के धुआंधार भेड़ाघाट में, ठीक है। और पन्ना में हीरा की खान है मजगवा, ये भी याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि दोस्तों वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। वायुदाब यानी कि हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, सीस्मोग्राफ या फिर थर्मामीटर। यानी कि प्रश्न क्रमांक 27 का आंसर वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका। आप दोस्तों समुद्र की गहराई नापते हो कैसे, फैदोमीटर से, फैदोमीटर से समुद्र की गहराई नापते हो। सीस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता माप लेते हो। तो वायुदाब मापने का जो यंत्र है वो बैरोमीटर है ना। और तापमापी होता है थर्मामीटर, है ना, ये तापमापी होता है। और हाइग्रोमीटर जो होता है आर्द्रता मापी होता है ना। आर्द्रता मापी हाइग्रोमीटर, वायुदाब मापी बैरोमीटर और दोस्तों भूकंप की तीव्रता सीस्मोग्राफ, तापमापी थर्मामीटर, फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रख लेना है। आपसे पूछा जाएगा कि आर्द्रता मापी या आर्द्रता किससे मापी जाती है, यंत्र कौन सा है, तो भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सीस्मोग्राफ ये किस काम में आता है, या किस भूकंप की तीव्रता मापने वाला जो यंत्र है वो कौन सा है, ऐसा आपसे पूछा जाएगा। तापमापी कौन सा है ना, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। गंदगी में सबसे अधिक पनपते हैं काकरोच, रोगाणु, मक्खियां या फिर मच्छर। सबसे अधिक पूछा है दोस्तों यहाँ पर, तो सबसे अधिक क्या पनपते हैं, यानी कि प्रश्न क्रमांक 28 का आंसर बताना है। और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि गंदगी में जो पनपते हैं वो पनपते हैं रोगाणु। रोगाणु यानी कि आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, बी नंबर। सबसे अधिक रोगाणु पनपते हैं, ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29वां नंबर आता है। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त की जाती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, क्या पूछा गया है, कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग किसकी आयु निर्धारण करने में प्रयुक्त की जाती है। जीवाश्म की आयु, पौधे की आयु, चट्टानों की आयु या इनमें से कोई नहीं। तो किसकी आयु निर्धारण में प्रयुक्त होती है कार्बन डेटिंग। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, IMP क्वेश्चन है। और आपको पता है दोस्तों कि क्या पता है कि जो जीवाश्म है, जीवाश्म है ना, जीवाश्म ईंधन आप समझते हो ना कि पेट्रोलियम, कोयला, ये सभी जीवाश्म ईंधन के उदाहरण होते हैं। और कार्बन डेटिंग की जो है वो आयु निर्धारण करनी की जाती है, इसमें प्रयुक्त की जाती है। तो वो जीवाश्मों की, जीवाश्म निकलते हैं, जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए दोस्तों ये जो है उपयोग किए जाते हैं। और आपको एक क्वेश्चन और बता दूं जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, चित्रकूट। चित्रकूट में अभी तक का सबसे पुराना जीवाश्म खोजा गया, चित्रकूट में, है ना। चित्रकूट कहाँ पर है, सतना में है, सतना, ठीक है, सतना में है। और सतना में दोस्तों मैहर में जो है क्या है, शारदा माता का मंदिर है। और शारदा माता का मंदिर है और इस मैहर को संगीत नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संगीत नगरी, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखनी है। और तुलसी समारोह भी मनाया जाता है कहाँ पर, चित्रकूट में, है ना। और चित्रकूट में सबसे पुराना